Hello and welcome. My name is Insha Jaleel Waziri, and today for Literature Festival we have poet, lyricist, Mr. Prasoon Joshi. Thank you so much, sir, for doing this with us. I think मेरा पहला सवाल ये है कि आपने बहुत यंग एज से पोइट्री लिखना शुरू किया है, तो वो कैसे हुआ कि इतनी छोटी उम्र में आपने ना कि लिखी बट आप इतना इंटरेस्ट आया कि आप वो अपनी पूरी ज़िंदगी अब करना चाह रहे हैं, वो कैसे शुरू हुआ? देखिए, इसमें एक तो ये होता है कि आप कहाँ, किस परिवेश में आपका जन्म हुआ, आप कहाँ पैदा हुए, कैसे माहौल में आपकी परवरिश हुई। तो मेरा ये सौभाग्य था कि मैं एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ जहाँ पर माहौल था संगीत का और कविता का। मेरी मदर लिखती थी और गाती थी। मेरे पिताजी भी बहुत शिक्षा से जुड़े हुए थे, तो पुस्तकें बहुत थी घर में। और हम लोग रहते थे रिमोट एरियाज़ में, उत्तराखंड के गढ़वाल में, कुमाऊं में, छोटी छोटी जगहों में। और पिताजी मेरे एजुकेशन ऑफिसर थे और मदर टीचर थी। तो वो माहौल पढ़ाई लिखाई का या पुस्तकों का बचपन से मिला, और बात बात पे कविताओं में ही बात को कहना। दूसरा जो वहाँ का फोक म्यूज़िक है, लोक संगीत और लोक गीत है, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है आज हम जब कहते हैं कि कोलैबोरेटिव आर्ट और कोलैबोरेटिव की बात करते हैं। आपको कोलैबोरेटिव देखना है तो आप हमारे लोक संगीत को और लोक नृत्यों को देखिए कि वहाँ कितना कोलैबोरेट करते हैं लोग। खेतों में काम करते करते गीत बनाते हैं, और वो गीत किसी के भी नहीं होते, वो सबके होते हैं। देयर इज़ नो IP इशू देयर, वो सबके ही IP है वो। तो ये सब जब माहौल था तो उसमें उसी के बीच पड़े, वही संस्कार पड़े, और धीरे धीरे लाइफ में वही चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगी, परिलक्षित होने लगी, वही चीज़ें निकल के आने लगी। तो मुझे लगता है कि ये आपका माहौल बहुत ज़रूरी होता है, किस बचपन में कैसे माहौल में आप पले बढ़े। फिर आपकी एक इंडिविजुअल जर्नी शुरू हो जाती है, क्योंकि जैसे शहरों में बहुत डिस्ट्रैक्शन है, और आज तो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है। वहाँ पे इतना डिस्ट्रैक्शन नहीं। क्या मैं तब की बात कर रहा हूँ जब टेलीविज़न जैसी चीज़ भी इतनी ख़ास थी नहीं, रेडियो में एक आध कार्यक्रम आते थे, तो आपको अपने साथ वक्त बिताने का मौका मिलता है। जो आदमी अपने साथ वक्त बिताता है, उसी के अंदर से कविता निकलती है। क्योंकि एक तो होता है कि आप लाइफ को सोख रहे हैं, अब्जॉर्ब कर रहे हैं, दूसरा उसको फिर इंटरनलाइज कर रहे हैं, और आपके अंदर कुछ नया उससे पनप रहा है। आपको लग रहा है कि नहीं, जीवन को ऐसे नहीं, ऐसे देखना चाहिए। मुझे बचपन से इस तरह की कविताएं लिखने का एक वो बन गया था कि मैं अपनी बातें जो हैं, तब तो कोई पढ़ने वाला भी नहीं था, खुद ही लिखते थे, खुद ही खुश हो जाते थे। पर वही मेरी प्रैक्टिस थी, क्योंकि आज जब हम कमर्शियल वर्ल्ड में रहते हैं, मैं बम्बई में रहता हूँ, तो प्रैक्टिस का इतना वक्त नहीं मिलता। एक्सप्रेशन का बहुत टाइम मिलता है, लेकिन प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिलता। अपने लेके आप अपना लिखा हुआ अच्छा करें जी। तो वो समय जो मैं उसको बहुत ही मूल्यवान मानता हूँ, बचपन का समय है जब आप अपने लिए करते हैं। इसलिए जब बच्चे मुझसे पूछते हैं, कहीं यहाँ पे भी आज पूछते कि हमको क्या करना चाहिए, मैं कहता हूँ बेवजह बहुत लिखना चाहिए, बिना किसी कारण के। कारण की वजह से तो आपको जीवन में बहुत लिखोगे। कोई आपसे किताब लिखवाएगा, कोई आपसे फिल्म लिखवाएगा, कोई आप किसी और विधा में जुड़े उसे करेंगे, लेकिन अपने लिए, जिसे खामखा कहते हैं, बिल्कुल वो आप शायद इसी उम्र में कर सकते हैं। तो ये जो आजकल बच्चे बहुत लिख रहे हैं खामखा की शायरी, आपको कोई एक दो अच्छे लगे उस तरीके के? मुझे लगता है कि पिथी राइटिंग, जैसे सूक्ष्म कम शब्दों में अपनी बात कहना, क्योंकि अटेंशन स्पैन जो है, मैंने जैसे स्टेज पे भी कहा कि अटेंशन स्पैन ह्यूमन रेस का बहुत गिरता जा रहा है, चिंता का विषय है। उसके साथ साथ वो हाइकू राइटिंग जिसे कहते हैं, जापान में हाइकू होती थी, हमारे यहाँ दोहे होते थे, और तमिल में तो बहुत राइटिंग है, शॉर्ट फॉर्म में राइटिंग है। वो चीज़ें आज के बच्चे लिख रहे हैं, उनको मालूम नहीं है, लेकिन वो क्षणिकाएँ लिख रहे हैं।
और वो क्षणिकाएँ हमारे हिंदी साहित्य का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा रही है। वो इसलिए लिख रहे हैं कि ऐसा टाइम है। पुराने लोग तो इसलिए लिखते थे, आप सोचिए पोइट्री की क्या वैल्यू थी। सो मच ऑफ आवर नॉलेज, हमारा जो ज्ञान था वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी कैसे जाता था। ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जब लिखना और छपना शुरू नहीं हुआ था। तो कैसे जाता था, याद रख के, श्रुति की परंपरा थी। तो वो याद रखने के लिए उसको राइम करते थे, याद रखने के लिए उसको छोटा इकोनॉमिकली करते थे, सो दैट दे कुड पास ऑन द नॉलेज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। एंड बहुत पोएट्स का बहुत हाथ रहा है उसमें। यहाँ तक कि आप कृषि प्रधान कविताएं अगर सुनेंगे जहाँ पर उन्होंने काला बादल जी को डरावे, भूरा बादल पानी लावे। अब ये देखिए नॉलेज है कि काला बादल जो है वो डराता है लेकिन कुछ करता नहीं है, और भूरा बादल पानी लाता है, उससे वर्षा होती है। माघ पूख जो दक्षिण चले तो सावन के लक्षण भले। अब सावन कब अच्छा होगा, ये सब चीज़ें पोइट्री में एम्बेडेड नॉलेज थी हमारे। आज वो लोग इसलिए कर रहे हैं कि टाइम कम है, पर मुझे कई बार बड़ी अच्छी चीज़ें बच्चे करते हैं, अच्छा लगता है। शब्द उनके पास कम है, मुझे ऐसा लगता है शब्दों को हमें बचाना पड़ेगा। वो हम कैसे बचाएं सर? आजकल बच्चे पढ़ कम रहे हैं, तो वो चैलेंज है। वो चैलेंज है। अगर आप उनके अंदर ये बात डाल देंगे कि भाषा जो है सिर्फ धंधे के लिए है, तो फिर तो कुछ ही शब्दों से काम चल जाएगा आपका। धंधा मंदा चल रहा है, कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, नफ़ा नुकसान, इससे ज़्यादा तो कुछ आप बोलेंगे नहीं। लेकिन अगर आप ये मानेंगे कि भाषा का महत्व जो है वो इसलिए भी है कि हम अपने मन की सूक्ष्म भावनाओं को भी व्यक्त कर सकें, जो छोटी छोटी चीज़ें हमें लगती हैं उनको भी कह सकें, जिसे नुआंस कहते हैं अंग्रेजी में। वो नुआंस अगर आपको लगता है कि भाषा का इतना ही काम है कि मैं बोल दूं कि मैं बीमार हूँ या मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ, थोड़ी बातें करने के लिए, काम चलाने के लिए अगर भाषा है तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं, भाषा का रोल तो यह है कि हमारे अंदर के मन की छोटी से छोटी चीज़ को भी बाहर निकाल दे, तो उसके लिए तो हमको शब्द चाहिए, क्योंकि शब्द जो है वो संस्कृति का कैप्सूल है। पूरी संस्कृति, पूरी नॉलेज एक शब्द में आ जाती है। जब आप कोई शब्द बोलते हैं तो एक शब्द नहीं होता वो, उस शब्द में पता नहीं कितनी सारी लोगों की नॉलेज उसके अंदर होती है। आप उसको सुनते ही आपको लगता है कि हाँ। जब कत्थई बोलते हैं तो कत्थई रंग है, आप मुलेठी बोलते हैं तो उसका जो शब्द हैं वो मरने नहीं चाहिए, उनको जीवित रखने के लिए। देखिए अगर ढोल बज रहे हैं बहुत तेज़, धाड़ 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 ढोल बज रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, उसमें कोई अगर बांसुरी बजाना चाहे तो कैसे बजाएगा? बांसुरी तो उसमें खो जाएगी, ढोल के शोर में तो सुनाई नहीं देगी। तो बांसुरी जो है वो हमारे जीवन के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, और बांसुरी को बचाने के लिए हमें उसको ढोल के शोर से थोड़ा दूर ले जाना पड़ेगा कि चलो वहाँ बैठ के बांसुरी सुनते हैं। तो कविता को सुनने के लिए और उसको बचाने के लिए, शब्दों को बचाने के लिए हमको शोर से थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। उस शोर से दूर हम कोशिश करें तभी जा सकते हैं। जी, तो सर मेरा दूसरा सवाल ये है कि आपने कहा था कि आप उत्तराखंड में, वहाँ पे आपने सारा देखा कि कितने लोकगीत थे, तो आप वो लोकगीत क्या आज तक आपकी राइटिंग्स में रिफ्लेक्ट होते हैं? डू दे स्टिल इंस्पायर यू? बहुत ज़्यादा जी। मुझे एक गीत है उत्तराखंड की, अब देखिए कितनी सुंदर रचना है कि एक पिता से एक बेटी कह रही है कि मुझे 2 गांव हैं यहाँ पर, छाना और बिलौरी, इन दोनों गांवों में मेरी शादी मत करना, क्योंकि यहाँ बहुत कड़ी धूप होती है और मैं झुलस जाऊँगी। झंडिया बाजू छाना बिलौरी, लगला बिलौरी का घामा, हाथे की दतुली हाथे में रौली, हाथे की दतुली हाथे में रौली, लगला बिलौरी का घामा। ये घामा मतलब धूप, और बिलौरी के धूप से मैं झुलस जाऊंगी, मुझे बहुत कष्ट होगा इस धूप में, तो वहाँ मुझे मत भेजना तुम। अब ये चीज़ें इतनी इंस्पायरिंग हैं, ये डायलॉग इतना इंस्पायरिंग है
इसमें आपको एक तो पता लगता है कि धूप कहाँ खड़ी है, फिर आपको पता लगता है कि बेटी और पिता की रिलेशनशिप क्या है, कैसे वो कह रही है। तो एक है एक देयर इज समथिंग विच इज बियॉन्ड ऑब्वियस इन दिस, विच आई थिंक हर फोक म्यूजिक हैज। And that's what you also aim to bring मुझे into your फोक म्यूजिक से बहुत प्यार है जी। मुझे लगता है फोक म्यूजिक, इनफैक्ट फिल्मों में भी कहते हैं व्हेन इन डाउट गो फॉर फोक, क्योंकि वो कभी गाना ऐसा होता ही नहीं कोई फोक म्यूजिक पे बेस हो और वो हिट नहीं हो। वो इसलिए हिट होते हैं क्योंकि वो पता नहीं कितने हाथों से गुजरते हैं, सब उसको पॉलिश करते हैं धीरे धीरे, अपनी बात उसमें अपना सुर लगाते हैं, कहीं अगर मुश्किल होता है तो उसको सरल कर देते हैं। तो मुझे उससे काफ़ी इंस्पिरेशन मिली है और मुझे पहाड़ के बिंबों से, जो वहाँ की जो इमेजरी है उससे, जैसे मैं जब लिखता हूँ कि तू धूप है झम से बिखर, तू है नदी ओ बेखबर, तो वो धूप का जो 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 सिमिली है वो मुझे बहुत इंस्पायर करती है। धूप और छाँव और पेड़ और पगडंडियाँ और नदियाँ और बारिश और पत्ते, ओस की बूंदें, ये सब देखो इन्हें, ये हैं ओस की बूंदें, पत्तों की गोद में आसमां से। दिल्ली और मुंबई में कहाँ दिखते हैं उसकी बूंदें? वो मेरी मेमोरी में है, लेकिन ऐसा है कि कुछ शब्द जो हैं, चाहे शायद वो चीज़ें आज ना हो हमारे सामने, लेकिन उनकी खुशबू अब भी हमारे अंदर कहीं है। बहुत खूब। सर आपके राइटिंग्स में, और आपने अपने बहुत ही बेहतरीन जो अभी सेशन हुआ था उसमें आपने माँ की बहुत बात की है, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि किस हद तक माँ आपकी और जस्ट इन जनरल एक राइटर को इन्फ्लुएंस करती है और उसकी राइटिंग में वो इम्पैक्ट लाती है? बहुत लाती है। देखिए, माँ का श्रेय बहुत होता है, क्योंकि वो आपको तब आपका हाथ थामती है जब आप चलना नहीं जानते, चलना सिखाती है, आपको धीरे धीरे चख कर खाना खिलाती है। पहले खुद चखती है, ज़्यादा गर्म तो नहीं है, ज़्यादा मिर्ची तो नहीं है। वो रोल तो कोई और नहीं निभा सकता, और वो नेचुरल है, वो एक प्रकृति का दिया हुआ है। और इसलिए जो आपकी फंडामेंटल आपके अंदर जो माँ के प्रति एक प्रेम होता है, वो उसका कोई, मुझे तो उसके बराबर कुछ दिखता नहीं। और इसलिए मेरे कविताओं में मैं बार बार लिखता हूँ, चाहे वो लुका छुपी बहुत हुई सामने आ जाना, तो रंग दे बसंती में हो, या तारे ज़मीं पर पे हो, तुझे सब है पता है ना माँ। ये मुझे बार बार ये लगता है कि माँ और बच्चे की रिलेशनशिप के कितने ही पहलू हैं, कितने ही पक्ष हैं, जिनको आप बार बार कहें तब भी वो कम पड़ेगा। तो सर मेरा आखिरी सवाल आपके लिए ये होगा कि आपकी जो राइटिंग्स और आपकी जो सॉन्ग्स हैं उनमें से एक चीज़ क्या हमारी यंग जनरेशन ले? What is the one thing you want them to take from your songs, and that should be the one thing that inspires them? I think first of all, I really like relationships. मैं रिश्तों के ऊपर बहुत लिखता हूँ, चाहे वो प्रेम हो, उसमें एक प्योरिटी और एक ट्रस्ट की बात मैं कहता हूँ, तू बिन बताए मुझे ले चल कहीं। तो मुझे लगता है कि एक तो वो चीज़ है। दूसरा, मैं आशावादी हूँ, पॉजिटिव हूँ, तो मुझे लगता है कि वो एक पॉजिटिव भाव हर चीज़ के प्रति, कि अभी अभी हुआ यकीन की आग, अभी अभी हुआ यकीन की आग है मुझ में कहीं हुई सुबह, मैं जल गया सूरज को मैं निगल गया रूबरू रोशनी है। सो ये रोशनी जो है, ये जो पॉजिटिव है, वो मैं बार बार उसकी तरफ आता हूँ। और तू धूप है झम से बिखर, तू है नदी ओ बेखबर, उड़ चल कहीं बह चल कहीं, तेरी तो मंजिल है वही। तो मुझे पॉजिटिविटी, मुझे लगता है कि वो कभी भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए, और रिश्ते नहीं छोड़ने चाहिए। और तीसरी चीज़ है, मुझे लगता है कि जिस देश में आप पैदा हुए हैं उसके प्रति एक
अनुग्रह का भाव, प्रेम, अपनी माटी से प्रेम, जो मैंने लिखा कि मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए, तो मुझे ये चीज़ें इंस्पायर करती हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा एंड आपने हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच सर, Pleasure. थैंक यू सो मच।